नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 मई। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सबसे सटीक वर्णन करता है। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि इसका नाम से ही तात्पर्य निकल रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यानी कि आभासी नेटवर्क है और कैसा है, प्राइवेट है। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि इसका सिंपल सा एक शब्द में आपको मतलब समझाऊंगा। जो भी असुरक्षित नेटवर्क होते हैं उसको सुरक्षित नेटवर्क की जो श्रेणी होती है इसमें बदल देना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये काम ये नेटवर्क करते हैं। अब जैसे हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं या जो लैपटॉप होते हैं, तो अभी मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जो सरकार ने बैन कर रखी हुई है, हम उस वेबसाइट को ओपन तो कर नहीं सकते हैं। उसको अगर ओपन करना है तो हमारे पास विकल्प क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, जैसे ही हमने उस वेबसाइट को हम अपने कंप्यूटर से कमांड देंगे कि भाई तुम खुल जाओ, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यहां पे क्या करेगा, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे हमारे घरों में आपको किसी अपने रिश्तेदार के घर जाना होता है तो आप क्या करते हैं, आपको उसका एड्रेस पता होता है। या जैसे आप जीपीएस की बात करते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कहीं पे भी जाना है, ए से बी तक जाना है, तो आप बी का एड्रेस लिखते हैं और आप बी तक पहुंच जाते हैं। यानी बी का जो एड्रेस होगा वो केवल बी का होगा और किसी का नहीं होगा, तभी तो आप उसके यहां पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं या जो लैपटॉप होते हैं, तो उन सब में एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, ये हर कंप्यूटर का अपना एक क्या होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अद्वितीय एड्रेस होता है। तो ऐसा एड्रेस किसी दूसरे का नहीं हो सकता। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, इसी एड्रेस को छुपा लेता है, हमारे एड्रेस को छुपा लेगा और वेबसाइट जो है वो हमारे कंप्यूटर में खोल देगा। जिससे कि अगर मान लो कभी सरकार जो है वो चाहे कि भाई हमने ये वेबसाइट बैन करी थी, इसको किसने खोला है, तो उसका पता, उस सोर्स का पता लगा ले, तो ऐसा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ने क्या करा है, हमारे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि जो असुरक्षित नेटवर्क था हमारा, जिसको हमें कोई भी पहचान सकता था, हमें कोई भी देख सकता था, तो अब वो हमें देख नहीं पाएगा। तो उसको क्या कर देना, सुरक्षित नेटवर्क में बदल देना। अब लिखा हुआ है, यह एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऑनलाइन उपयोग में मदद करती है और वायरस और मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल भी नहीं। यह किसी संगठन का एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें दूरस्थ उपयोगकर्ता संगठन के सर्वर के माध्यम से एन्क्रिप्टेड यानी कूट रूप में जानकारी प्रसारित कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ये सही है परंतु पूरा सही नहीं है। यह एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री के एक साझा पूल तक पहुंचने की अनुमति देता है जो मानक वेब खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित है। बिल्कुल गलत। यह एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनके इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस पते छिपाकर व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर ऑनलाइन मदद करती है। बिल्कुल सही। सबसे सटीक वर्णन जो कर रहा है पहले प्रश्न का वो कौन सा है, डी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, डी। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि वीपीएन जो होता है उसके लिए सरकार ने नए नियम निकाल दिए हैं। सरकार की एक संस्था है सर्ट के नाम से, आपने नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया जो टीम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर्ट जो इन है इंडिया, ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो ये आईटी मंत्रालय में आता है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। इसका काम ही होता है कि कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना। कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का मतलब है जो ये हैकिंग होती है इससे सुरक्षा प्रदान करना। तो सरकार ने क्या करा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो संस्थाएं होती हैं जो ये नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, तो उनके लिए नए नियम निकाले हैं जिससे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस वजह से ये चर्चा में था। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, लिखा हुआ है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक दूसरा भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन यह है कि यह थोलुंग मठ, इसमें थोलुंग मठ जो है वो स्थित है जो सिक्किम के सबसे पवित्र मठों में से एक है। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मठ है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो यह एकदम कथन सही है कि कहां पर स्थित है, कंचनजंगा में और सिक्किम में। दोनों चीजें याद रखिएगा। यह भूभाग बौद्धों की बात करें या लेपचा की बात करें, दोनों के लिए पवित्र स्थान है। बिल्कुल सही है। देखिए लेपचा जो है ये सिक्किम की एक जनजाति है। जो ये लेपचा थे ये प्राचीन काल में ये आत्माओं को बहुत मानते थे, आत्माओं की पूजा करते थे। इनका ये मानना था कि जो आत्माएं होती हैं वो लेपचा जनजाति के बीच में और जो भगवान होते हैं इनके बीच में एक संचार का एक माध्यम का काम करती हैं। तो ये लोग जो भी प्रार्थनाएं आत्माओं से करेंगे तो वो प्रार्थनाएं जो हैं, आत्माएं जो हैं
वो उनकी प्रार्थनाओं को भगवान तक ले जाएंगी। प्लस अगर रोगों को ठीक करने की बात होती है तो उसमें भी किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? आत्माओं का। ऐसी मान्यता किसकी थी? लेप्चा की। बाद में देखा गया कि कुछ लेप्चा जनजाति के जो लोग थे वो उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर लेप्चा के संदर्भ में बात करी जाए तो जो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो जगह है वो लेप्चा वालों के लिए भी बहुत मान्यता इसकी है और बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत मान्यता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। यह एशिया का एकमात्र यूनेस्को मिश्रित विश्व स्थल है। मिश्रित का मतलब होता है जहां पर प्राकृतिक और प्लस अगर बात करी जाए सांस्कृतिक दोनों ही धरोहर यहां पर पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित विश्व धरोहर। इस चीज को याद रखिएगा। प्राकृतिक का मतलब है यहां पे जो जैव विविधता है वो बहुत अधिक होगी, पादप बहुत अधिक पाए जाते होंगे, बहुत उच्च मूल्य के पादप होंगे जिनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होगा। यहां बात करें जीव जंतुओं की तो उनका भी बहुत ज्यादा महत्व होगा, उनको संरक्षित करने के लिए विश्व धरोहर बनाई जाती है। प्लस सांस्कृतिक महत्व भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया थोलुंग मठ है, बौद्ध और लेप्चा के लिए दोनों के लिए धार्मिक रूप से बहुत मान्यता प्राप्त जगह है। तो इस वजह से ये क्या है? मिश्रित विश्व धरोहर है। परंतु ये एशिया का एकमात्र नहीं है। एशिया में बहुत सारे धरोहर हैं। चाइना की बात करें, जापान की बात करें तो चाइना में आपने माउंट तैशुन का नाम सुना होगा। माउंट तैशुन है या हुआंगशुन है, तो ये जो पर्वत हैं ये भी क्या है? ये भी मिश्रित विश्व धरोहर हैं। जापान में बहुत सारी मिश्रित धरोहर हैं। तो इकलौती मिश्रित धरोहर एशिया की ये नहीं है। तो इस वजह से तीसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा और पहले और दूसरे कथन जो है वो सही रहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, केवल 1 और 2। अब देखिए ये चर्चा में क्यों था? ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है कि साउथ एशिया की यानी कि दक्षिण जो एशिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करे जाएं, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जैव विविधता को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको संरक्षित कर सकें। पेड़ पौधे पादपों के साथ साथ जो जीव जंतु यहां पाए जाते हैं तो दोनों का संरक्षण हो सके, इस वजह से यह न्यूज चर्चा में थी। अगला देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2020 में प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने क्या करा था? विवेक देबराय की अध्यक्षता में मधुमक्खी पालन विकास समिति का गठन किया था। देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, बिल्कुल सही बात है कि मधुमक्खी जो पालन विकास समिति है इसका गठन किया था, परंतु ये जो गठन हुआ था ये 2020 में ना होके ये 2018 में हुआ था। केवल ईयर की वजह से ये पूरा कथन गलत हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये ईयर यहां पर नहीं होता तो ये पूरा ही कथन इसमें पूरी तरीके से सत्य था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन है कि वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा मिशन चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए 500 करोड़ के आसपास की ये पूरी योजना थी। इस योजना का मकसद था मीठी क्रांति। मीठी क्रांति का मतलब क्या होता है? इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इसके 2 लक्ष्य हैं। एक तो जो शहद होता है तो शहद का जो उत्पादन है, ठीक है, उसको बढ़ाना। दूसरा जो मधुमक्खी पालन होता है तो मधुमक्खी पालन को भी बढ़ाना। तो ये दोनों ही चीजें सरकार जो है इन दोनों के उत्पादन क्षेत्रों में ध्यान देगी। उस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? मीठी क्रांति। इस मीठी क्रांति के जो लक्ष्य हैं हम उनको पा सकें, इस वजह से ये योजना जो थी ये भाई लाई गई थी। अब जाहिर सी बात है इसमें मधुमक्खी पालन की बात होगी तो जो किसान होंगे, एक तो वो कृषि तो करते ही हैं, अगर वो मधुमक्खी पालन भी करेंगे तो उनसे भी इसकी आमदनी क्या होगी? दुगनी होगी। तो हम इस लक्ष्य को भी पा पाएंगे। प्लस इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। इन सब चीजों को आपस में आप जोड़ के लिखिए। प्लस जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात कही जा रही है वो भी होगी। दूसरा जो शहद होता है ना, ये केवल देखिए शहद जो है मधुमक्खी पालन से तो शहद तो हमको मिलता ही है। इसके अलावा यदि बात करी जाए तो यहां पे हमको मोम मिलता है, पराग की बात करें तो पराग मिलता है, रॉयल जेली मिलती है। इन सब का यूज कहां कहां पर होता है? एक तो सौंदर्य प्रसाधन के जो सामग्री होती है उसको आप बना सकते हैं इससे। प्लस बहुत सारी दवाइयां होती हैं उसमें इसका यूज होता है। प्लस खाने में तो यूज होता ही है। तो इन तीनों चीजों में शहद का या मधुमक्खी पालन से निकल के जो उत्पाद आते हैं उनका यूज होता है। तो ये मधुमक्खी पालन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक चीज और यहां पे बता दूं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर कहीं पर भी लिखा देखेंगे तो ये किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को। तो दूसरा कथन यहां पर पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। बात करें राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, एक मधुमक्खी बोर्ड भी बनाया गया है, द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन। अच्छा, इस मिशन को कौन क्रियान्वित कर रहा है? राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड क्रियान्वित कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये अगर बात करी जाए कौन से मंत्रालय में आता है तो किसान कल्याण यानी कि
कृषि मंत्रालय, जो हमारा कृषि मंत्रालय है ना, उसका पूरा नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये इस मंत्रालय में आता है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो तीसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछे गए थे, तो यहां पर केवल पहला कथन गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है। ये चर्चा में देखिए क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज यानी कि 20 मई है, तो आज के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बी डे। ये हम लोग 20 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम लिख दे रहा हूं, एंटोन जॉनसा। इनको बोला जाता है कि ये जो मधुमक्खी पालन की बात हम लोग करते हैं ना, तो मधुमक्खी पालन की जो तकनीक है, इस तकनीक के जनक माने जाते हैं ये। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंटोन जॉनसा जो है, उनका जन्मदिन कब होता है? 20 मई को होता है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए किससे संबंधित है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है, पहली चीज तो ये सांविधिक निकाय है। ठीक है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि ये क्या किसी अधिनियम से बनाया गया है? बिल्कुल सही है। ये प्रतिस्पर्धा एक अधिनियम आया था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, 2002 में। ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, उसके अंतर्गत इस संस्था को बनाया गया था। इसमें एक समिति का नाम भी याद रखिएगा, आपको बता देता हूं, कभी हो सकता है इस पे प्रश्न पूछा जाए। राघवन समिति। ठीक है। एक समिति है जिसका नाम है राघवन समिति। इसी समिति की अनुशंसा पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसका निर्माण किया गया था। इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भारत में जितने बाजार होते हैं, उद्योग हैं, तो ये जो उद्योगों के बीच में जो है वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। देखिए, प्रतिस्पर्धा होगी तभी जो उत्पाद होगा वो उच्च क्वालिटी का निकल के आएगा। अगर मान लीजिए एक ही मोबाइल कंपनी मोबाइल बेचेगी तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा, तो वो जैसा उत्पाद उसमें लगाएगी आपको वही खरीदना पड़ेगा। इसलिए जो उद्योग होते हैं तो उनके बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरा, जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे हम लोग जो उपभोग करते हैं चीजों का, तो इनके संरक्षण की भी बात करता है। ठीक है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यह एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाता है ये। ठीक है। वैधानिक निकाय मैंने आपको बताया सांविधिक निकाय है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। बिल्कुल सही है। इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियां भी हैं, जिसको क्वासी जुडिशियल भी हम लोग कभी कभी कहते हैं, संस्थाओं के ऊपर। जैसे कई बार आपने सुना होगा, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मारुति हो गई या बियर बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, उनको ये कई बार नोटिस भेज चुके हैं या कई बार इनके ऊपर फाइन लगा चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर फाइन लगाने का, कुछ निर्णय सुनाने का, ये सब अधिकार इसके पास होते हैं। इस वजह से इसके पास, इसको क्या बोलते हैं? अर्धन्यायिक निकाय है। इसमें स्वतः संज्ञान की सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से ही ये चाहे तो किसी चीज में हस्तक्षेप करके पूछताछ कर सकता है। जरूरी नहीं कि इसके पास कोई विवाद आया हो तभी ये इसकी पूछताछ करे। तो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी किसके पास होती है? सीसीआई के पास होती है। ठीक है। अब नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लैट का उदाहरण लें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें स्वतः संज्ञान देकर यह पूछताछ करने की शक्ति है कि क्या एक प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए करता है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया यहां पर इसका उद्देश्य होता है सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। तो अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आया है, कोई ऐसा समझौता हुआ है जो प्रतिस्पर्धा विरोधी है, जो प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो सारे जो केस होंगे वो ये खुद अपने पास बुला लेगा और उसकी जांच करेगा। चौथा है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लैट की बात हो रही है। इसके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय पारित आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनता है और उसका निपटारा करता है। बिल्कुल सही। अब देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको बताया, जो सीसीआई है ये कैसा है? ये अर्धन्यायिक निकाय है। तो कोई केस इसके पास जाएगा तब ये अपना निर्णय सुना देगा। अगर कोई इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहां जा सकते हैं? वो जा सकते हैं एनक्लैट के पास, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ये भी कैसा होता है? ये भी एक अर्धन्यायिक निकाय होता है। कंपनियों से संबंधित जो भी फैसले होते हैं उनके विवादों को सुलझाने के लिए ये एक निकाय है। तो अगर इस निकाय ने भी अपना कोई निर्णय दिया, अगर उससे भी कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो कहां जा सकते हैं? फिर वो जाएंगे उच्चतम न्यायालय के पास। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा हमारा। हमसे सही स्टेटमेंट पूछे गए थे तो चारों ही सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो सीसीआई है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, उसने क्या करा था? एक कंपनी है ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसको बोल दिया है कि भाई आप क्या करिए, एसएमडब्ल्यू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसकी जो हिस्सेदारी इसमें लेनी है वो आप
इसमें ले लीजिए। मेजॉरिटी स्टैक का मतलब होता है बहुतायक मात्रा में हिस्सेदारी ले लीजिए, ठीक है। तो इस चीज को, ये न्यूज में था, इस वजह से सीसीआई जो है वो चर्चा में आया। चलिए कमेंट करके आप मेरे को बताइएगा, जो ओएफबी है ये कोई प्राइवेट संस्थान है या कोई पब्लिक संस्थान है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, ये आपका आज का प्रश्न रहेगा। ओएफबी का कार्य बताना है और ये किस प्रकार का संस्थान है ये बताना है। चलिए पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों में देख लेते हैं। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। नूनिस के बारे में सबने सुना होगा, पुर्तगाली लेखक थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का इन्होंने दौरा किया था। इसमें इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि जो महिलाएं थीं विजयनगर साम्राज्य की, उसमें से किन क्षेत्रों की विशेषज्ञ थी। हमें सही उत्तर की खोज करनी है, तो आपको पता होना चाहिए जब विजयनगर साम्राज्य था ना, उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति थी। सर्वोत्तम का मतलब है कि बात करें राजनीति में, बात करें संगीत के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में महिलाओं की बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका थी और वो इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। राजनीति की बात कर ली जाए, संगीत की, साहित्य की, सब में। तो ऐसा बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में जो सम्राट थे, तो उनके दरबार में ही कई सारी महिलाएं थीं जो उच्च पदों पर आसीन थीं। संगीत में कई सारी महिलाएं थीं। जो बात करी जाती है कुश्ती में, जैसा यहां लिखा हुआ है ना, कुश्ती की बात करी जाती है, तो वो कई सारी महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ज्योतिष की बात करें, भविष्यवाणी की बात करें, तो ये इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। लेखांकन की बात कर रहे हैं, जो इनका दरबार होता था उससे संबंधित या इनके राज्य से संबंधित जो भी लेखा होते थे या जो अकाउंट होते थे, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसकी थी, उसमें भी महिलाएं उस जिम्मेदारी को निभाती थी। तो ये चारों ही कथन सही हो जाएंगे। इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 3 4। चलिए आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएसवी कहते हैं। क्या हुआ ना, आपको पता है जब कोरोना वायरस अपनी चरम पर था और पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में लिया था, उस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर ना एक नए टाइप की बीमारी देखी गई, एक नए टाइप का वायरस देखा गया। इस वायरस ने ना किसको अपना शिकार बनाया, जो 2 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे थे उनको अपना शिकार बनाया। अब ये वायरस कैसे काम करता है, नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होता है ना, सर्दी जुकाम हो गया या खांसी आ रही है, तो जैसे ये सब चीजें कैसी हैं, ये बहुत नॉर्मल बीमारी कही जाती हैं, तो अगर इसमें दवाई खा ली जाए या घरेलू उपचार से भी ये ठीक हो सकती हैं। परंतु यही सर्दी जुकाम जब बहुत दिनों तक रहता है और दिनों के साथ साथ ये क्या देने लगे, पीड़ा देने लगता है ना। तो अब देखिए 2 वर्ष से कम का बच्चा है, तो अल्पायु में बच्चा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसको अगर सर्दी जुकाम ये सब बीमारियां होती हैं, खांसी आ रही है, तो उसको काफी इन बीमारियों में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है ना, उसके जो लंग्स हैं उसमें दर्द होता है। और यही बीमारी अगर काफी दिनों तक रहती है तो ये दर्द देने लगती है, पीड़ा और इसकी बढ़ जाती है। उससे होता क्या है कि सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमको जब भी बच्चा सांस बाहर छोड़ेगा या अंदर लेगा तो आवाज बहुत आती है। ये सब जो लक्षण होते हैं ये बताते हैं उसका जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, या उसके अगर फेफड़ों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है, उसके फेफड़ों में कौन सा वायरस है, तो बोला जाता है कि रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस उसके फेफड़ों में, श्वसन तंत्र में जा चुका है। तो ये इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों की छोटी उम्र में ही डेथ हुई। कहां पर, ब्रिटेन में। 2 वर्ष से कम, 2 महीने के बच्चे में भी ये जो वायरस था उसको देखा गया। इस वजह से ये चीज चर्चा में थी। अब देखिए एक आपने बहुत ही लोकप्रिय बीमारी का नाम सुना होगा जिसको बोल देते हैं ना निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया का कारण भी कौन होता है, यही वायरस होता है। तो ये वायरस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज थी जो आपको जाननी जरूरी थी, तो मैंने आपको सरल शब्दों में चीजें समझा दी। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने जो प्रश्न आपको समझाए हैं, जो उनके आपको स्पष्टीकरण दिए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।